दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, प्रोजेक्ट बुक हिंदी कक्षा 8 का हिंदी का प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो हम सारे इसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, प्रोजेक्ट कार हिंदी कक्षा 8। ये देखिए प्रोजेक्ट परियोजना कार्य 1। ये परियोजना कार्य 1 है, इसको करेंगे। ये क्या है देखते हैं। ये उद्देश्य, मुफ्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं? यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। तो इसका देखिए हम ये प्रस्तुति, मुफ्त में है तो एक नहीं दो दीजिए। ये देखिए, मुफ्तानंद जी की तरह हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है विचित्रानंद। नाम के अनुरूप ही विचित्रानंद जी के कारनामे भी बड़े विचित्र होते हैं। फिलहाल उन्हें हर चीज़ सस्ती खरीदने का नया शौक चढ़ा है। शायद किसी गुरु ने उन्हें यह ज्ञान दे दिया है कि जो भी चीज़ खरीदो वह मूल भाव करके ही खरीदो। भाव इतना कम लगाओ कि दुकानदार की टें बोल जाए, और जब तक वह खिसिया कर तुम्हें भगा ना दे तब तक उससे मोल भाव करते रहो। एक सुबह वह छाते बेचने वाले के पास एक छाता खरीदने के लिए गए। उन्होंने छाते वाले से छाते का मूल पूछा। छाते वाले ने एक छाते की कीमत 200 रुपये बताई। उसके 200 रुपये मांगने पर विचित्रानंद जी ने तत्काल उसकी कीमत आधी करते हुए 100 रुपये लगाई। सुबह सुबह बोनी का समय था। दुकानदार ने ना जाने क्या सोचकर 100 रुपये में ही विचित्रानंद जी को छाता खरीदने के लिए हाँ कह दी। आधी कीमत पर ही तत्काल दुकानदार को राजी होते हुए देखकर विचित्रानंद जी का माथा ठनका। उन्हें अपने गुरु द्वारा सस्ते से सस्ते सामान खरीदने की सलाह याद आई। उन्होंने तुरंत छाते का नया मूल्य लगाते हुए दुकानदार से छाता 50 रुपये में देने की बात कही। दुकानदार भी आज शायद पूरे मूड में था। उसने तुरंत 50 रुपये में छाता बेचने की हामी भर दी। 50 रुपये में छाता वाले को छाता देने के लिए राजी होता देख विचित्रानंद जी ने सोचा, जरूर यह मुझे अब भी ठग रहा है, जो 200 रुपये के छाते को बिना अधिक जिरह के मात्र 50 रुपये में देने को तैयार हो गया। उन्होंने पैंतरा बदलते हुए कहा, पिछले चौक पर तो यही छाता 25 रुपये मिल रहा है, तुम्हें 25 रुपये में देना है तो दो, वरना रहने दो। दुकानदार ने अपने जीवन में शायद ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। पल पल पर अपनी बात बदलने वाले विचित्रानंद जी द्वारा लगाई गई छाते की इस नई कीमत पर वह झल्ला उठा। गुस्से और खिसिया कर मैं उसने कहा, ऐसा कीजिए, 25 रुपये भी क्यों दे रहे हो, मुफ्त में ही ले जाइए। विचित्रानंद जी भी कहाँ चूकने वाले थे, तुरंत बोले, यदि मुफ्त में है तो फिर एक नहीं दो दीजिए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कार 1 हो चुका है। अब हम प्रयोजना कार 2 यानी प्रोजेक्ट कार 2 देखेंगे। उद्देश्य, आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। प्रस्तुति, मैं रीवा जिले के सिरमौर में रहता हूँ। हमारे यहाँ से नज़दीक ही एक बहुत सुंदर जलप्रपात है, जो कि भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। इस जलप्रपात का विवरण निम्न प्रकार है। केओटी जलप्रपात, ये जो सिरमौर में जो जलप्रपात है उसका नाम है केओटी जलप्रपात। केओटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित है, और यह रीवा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप रीवा शहर से इस जलप्रपात तक अपने वाहन से आसानी से आ सकते हैं। यह जलप्रपात सिरमौर नगर परिषद से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आप सिरमौर से सड़क मार्ग द्वारा इस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। केओटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आकर आप प्रकृति के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला झरना है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे धार्मिक मंदिर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ पर राम जानकी मंदिर भी है, जहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये केओटी जलप्रपात है।
ये कितना मनोरम दृश्य है, इसको आप बना भी सकते हैं चित्र में। केवटी जलप्रपात झरने के आकर्षण के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल भी हैं। झरने से कुछ दूर पर केवटी नाम का किला है, जो एक प्राचीन स्थल है। यह किला अच्छी हालत में है। यह किला 15वीं शताब्दी का है। आप इस झरने में घूमने के बाद इस किले में जा सकते हैं। केवटी जलप्रपात मोहना नदी पर बना हुआ है। मोहना नदी तमसा या टोंस नदी की एक सहायक नदी है। मोहना नदी रीवा के पठारों से बहती हुई घाटी में गिरती है। यह नदी ऊंची चट्टानों से नीचे कुंड में गिरती है। यह घाटी बरसात के समय हरियाली से भर जाती है। आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। आप चाहे तो घाटी में नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर आप झरने के नीचे और उसके करीब होते हैं। यहाँ पर आप झरने में नहीं नहा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप इस झरने के नीचे जाकर वहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं और झरने का आनंद उठा सकते हैं। बाकी आप अगर ऊपर से झरने का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो आपको ऊपर पहाड़ियों में सावधान रहना चाहिए। झरने का मनोरम दृश्य देखकर आँखों को सुकून मिलता है। केवटी झरना के पास हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी आयोजित होता है। जुलाई से जनवरी तक केवटी झरना देखने लायक होता है। केवटी झरना फ़ोटोशूट के लिए बढ़िया जगह है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप खाने पीने का सामान लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ रेस्तरां या दुकानें नहीं हैं। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए यह एक मनोरम स्थल है। प्रोजेक्ट कार 3 प्रायोजना कार 3 उद्देश्य। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ तो लिखिए। प्रस्तुति। मानवता एक ईश्वर प्रदत्त गुण है जो हम सभी में होता है और इसी गुण के कारण मानव जाति सभी में श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी व्यक्ति को दुख अथवा परेशानी में देखकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और हम उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। ऐसी एक घटना अभी कुछ समय पहले मेरे साथ हुई। जब मैं अपने विद्यालय की छुट्टी के बाद वापस अपने घर आ रहा था, मैं पैदल ही अपने एक मित्र के साथ आ रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक कार के सामने एक वृद्ध महिला आ गई जो सड़क पार कर रही थी। वह महिला कार से टकराकर सड़क पर गिर पड़ी और उनके सिर से खून बहने लगा। लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी दौड़कर वहां पहुंचा। मैंने देखा कि उस महिला को काफ़ी चोट लगी थी और उसके सिर से खून भी बह रहा था। कुछ लोगों ने मिलकर उस महिला को उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। लोगों की भीड़ जमा थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उस महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएं। मैंने तुरंत एक टैक्सी रुकवाई और अपने मित्र की सहायता से उस महिला को टैक्सी में बिठाया। हम दोनों मित्रों से लेकर पास के एक अस्पताल में पहुंचे और उनका उपचार शुरू कराया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और उन्हें वहां आने को कहा। पिताजी तुरंत ही वहां आ गए। उन्होंने उस महिला के उपचार का पूरा खर्च उठाया और महिला के होश में आने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी तथा अस्पताल आने को कहा। वे लोग शीघ्र ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने उस महिला को घर ले जाने के लिए बोल दिया तथा दवाइयाँ लिख दी। उस महिला को जब यह बात पता चली कि मैंने उसकी सहायता की तो वह बहुत कृतज्ञ हुई और तथा मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उसके घरवाले भी मुझे धन्यवाद और प्यार दे रहे थे। मेरे पिताजी मेरे इस कार्य से बहुत खुश थे। मुझे भी अपने अंदर एक परम सुख की अनुभूति हो रही थी। प्रोजेक्ट कार 4 उद्देश्य। आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। प्रस्तुति। देश विदेश की सैर किसे रोमांचित नहीं करती है। ग्रीष्म ऋतु में किसी पर्वतीय स्थल का अपना ही आनंद है। इस आनंद का सौभाग्य मुझे अपने पिछले ग्रीष्म अवकाश में प्राप्त हुआ। जब मेरे पिताजी ने हमें नैनीताल भ्रमण की योजना बताई तो उस समय मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। किसी पर्वतीय स्थल की यह मेरी पहली सैर थी। यात्रा की शाम मैं अपने माता पिता व भाई बहन के साथ बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर वातानुकूलित बस के लिए पिताजी ने पहले से ही सीटें आरक्षित करा रखी थीं। हमारी बस ने रात्रि के ठीक 10 बजे प्रस्थान किया। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते कब मुझे नींद आ गई इसका मुझे पता ही नहीं चला। प्रातःकाल जब नींद खुली तो हमारी बस नैनीताल की सीमा में प्रवेश ही कर रही थी। एक प्रमुख पर्वतीय स्थल होने के कारण यहाँ की सड़कें स्वच्छ थीं तथा यहाँ की यात्रा चढ़ाव आड़े तिरछे रास्तों के बावजूद आरामदायक रही। नीचे इन घाटियों की गहराई का आंकन हृदय में सिहरन भर देता है और हम भय से नज़र दूसरी ओर कर लेते। चारों ओर पहाड़ों व हरे भरे वृक्ष अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तराई क्षेत्रों की भीषण गर्मी से दूर हवा के ठंडे झोंके व प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें मन को आत्मिक सुख प्रदान कर रही थीं। प्रातःकाल नाश्ता आदि करने के पश्चात हम सभी पैदल ही होटल से निकल पड़े। बर्फ़ से ढके चारों ओर पहाड़ों से घिरे नैनीताल में मुझे
स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा था। बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर सूर्य की स्वर्णिम किरणों का दृश्य अत्यंत सुहावना था। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुखद अनुभव मुझे इससे पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कमरे से इस सुंदर छटा को अनेक बार कैद करने की कोशिश की। वे तस्वीरें आज भी मुझे उस आनंद का एहसास कराती हैं। नैनीताल में सड़कें स्वच्छ थीं, यहाँ के घर साफ सुथरे थे, अधिकांश घर पत्थरों के बने हुए थे। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के को ठहरने हेतु यहाँ कई छोटे बड़े होटल थे। यहाँ एक ताल है जिसे नैनीताल कहते हैं, जिसकी प्रसिद्धि के कारण शहर का नाम भी नैनीताल पड़ गया है। नैनीताल के एक किनारे पर नैना देवी का मंदिर है। ताल के एक ओर सड़क व होटल, तो दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों से लदे पर्वत हैं। इसके किनारे पर बैठने हेतु बेंचें बनी हुई हैं। ताल में स्वचालित बोटों का आनंद उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देश विदेश के सामान की खरीदारी भी की जा सकती है। खाने पीने के लिए यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। ताल के किनारे पर बैठकर पर्वतों का अवलोकन मन को आनंदित व शांति प्रदान करता है। हमने वहाँ विशेष प्रकार के पहाड़ी नृत्य को भी देखा। यहाँ के लोग प्राय ईमानदार व अथक परिश्रमी होते हैं। यहाँ के निवासी प्राय हिंदी भाषी हैं जो मन के सरल होते हैं। नैनीताल का यह सुखद आनंद मुझे आज भी आकर्षित करता है। निसंदेह प्रकृति के अनुपम छटा का स्वर्गिक आनंद यहाँ पर आकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 4 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 5 देखेंगे। प्रायोजना कार्य 5 उद्देश्य। आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बताना चाहें, उसे लिखिए। प्रस्तुति। हम सभी के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जो हमेशा हमारे मानस पटल पर अंकित रहती है। उस घटना को हम अपने मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ समय समय पर साझा करते हैं। ऐसी एक घटना पिछले वर्ष मेरे साथ हुई थी जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। घटना का वर्णन। यह घटना पिछले वर्ष दिसंबर माह की 12 तारीख की है। उस दिन मेरा जन्मदिन होता है। मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मथुरा वृंदावन जाने की योजना बनाई। 11 दिसंबर को हम ग्वालियर स्टेशन से ट्रेन द्वारा मथुरा के लिए चल दिए। दोपहर बाद हम मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से हमने वृंदावन के लिए एक टैक्सी बुक की और वृंदावन पहुंच गए। हमने एक होटल में विश्राम किया और शाम को 1-2 मंदिरों के दर्शन किए। अगले दिन सुबह हम श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। वहां काफ़ी भीड़ थी। दर्शन करने में हमें थोड़ा समय लगा। उसके बाद हमने कुछ और मंदिरों के दर्शन भी किए। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे और मेरे परिवार को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपार सुख की प्राप्ति हुई। अगले दिन हम वापस ग्वालियर जाने के लिए मथुरा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में समय था। हम सभी लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। सभी यात्री दौड़कर ट्रेन में सवार हुए। हम सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन चल दी। कुछ समय बाद ट्रेन राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां उसका 5 मिनट का ठहराव था। वहां मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया। मैं ट्रेन से उतरकर उससे मिला और हम बातें करने लगे। अचानक ट्रेन चल दी। मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पिता ने मुझे आवाज़ दी, तब मैंने देखा और मैं तुरंत ही दौड़ा, परंतु तब तक ट्रेन ने गति पकड़ ली थी और मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। मेरे पिता चिल्लाते रह गए। मेरे पिताजी और छोटी बहन भी बहुत घबरा गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रोने लगा। मेरा मित्र भी घबरा गया। उसी समय वहां स्टेशन मास्टर आए और उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत ही अगले स्टेशन पर यह संदेश पहुंचाया कि अभी जो ट्रेन यहाँ से छूटी है उसमें सवार परिवार का एक बच्चा यहाँ रह गया है, अतः ट्रेन को वहाँ कुछ देर के लिए रोक कर रखें। फिर स्टेशन मास्टर ने मुझे मेरे मित्र के साथ एक टैक्सी में बिठाया और टैक्सी ड्राइवर से शीघ्र ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा। टैक्सी ने 10 मिनट में हमें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। मैं तब भी बहुत घबरा रहा था और रो रहा था। मेरा मित्र मुझे लेकर दौड़ता हुआ अंदर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और जहां हमारी ट्रेन खड़ी थी। मेरे माता पिता और बहन ट्रेन के बाहर ही खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर सभी लोग खुश हो गए। मैं अपने मित्र से विदा लेकर ट्रेन में सवार हुआ। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने ईश्वर को अनेकानेक धन्यवाद दिए और मनी मन उन्हें नमन किया। इस तरह हम सकुशल घर वापस आ गए। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी इस घटना को याद करके मैं कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे हिंदी विषय के कक्षा 8 के 5 प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें प्रोजेक्ट कार्य के बारे में अपने सुझाव साझा करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।